इस मंच पे मैं बैठा हूँ, इस मंच का नाम निर्भय बनो विचार मंच है और एक पत्रकारिता करने वाला सामान्य पत्रकार यदि इस देश में सेलिब्रिटी स्टेटस के नजदीक जाता है तो मुझे लगता है देश के 75 साल जो हुए हैं हमें, उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण काल है। मैं कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा हूं। एक पत्रकार को जो करना चाहिए वो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए यदि लोग प्यार करने लगे हैं तो ये बात मानिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। पत्रकारिता सवाल नहीं पूछेगी तो क्या करेगी? पत्रकार शासन को सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? पत्रकार गरीब पत्रकार सरकार के दरबार में घुंघरू बांध के नाचता है तो फिर वो पत्रकार नहीं है, वो दलाल है। और दुर्भाग्यपूर्ण 2014 के बाद इस देश में पत्रकारिता को ऐसा ग्रहण लगा है कि यहाँ दलालों की संख्या ज्यादा है और पत्रकार एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। लोगों की घनघोर मूर्खता है। सवाल अपने वाले ही पूछेंगे। बेटा बाप को सवाल नहीं पूछेगा तो पड़ोसी को पूछेगा। और बाप का दायित्व है कि बेटे की जिज्ञासा पूरी करे, बेटे को बताए। हो सकता है कि बेटे को कभी लगे कि पिता मेरा गलत कर रहा है, वो सवाल पूछेगा कि बापू तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। ये पिता का दायित्व है कि उसको समझाना। जिस दिन पिता डंडा उठा के उसको मारने लगता है तो समझ जाना वो पिता वाकई गलत काम कर रहा है और वो बच्चे ने सही सवाल उठाया। 2014 से लेकर अभी तक इस देश में ऐसे क्या भय के बादल मंडरा रहे हैं कि लोग बोलने में डर रहे हैं, बात करने में डर रहे हैं, सवाल पूछने में डर रहे हैं। उनकी बात आपको सुननी होगी। इस डर के माहौल के बादलों को छाटने के लिए उसी को तो आगे आना होगा। तो एक पत्रकार का काम उद्बोधन का नहीं है, एक काम प्रवचन करने वालों का है। हमारे यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं कि जो प्रबोधन का काम करते हैं। मेरा काम लिखने का है, टेलीविजन में बोलने का है, चीजों की विश्लेषण करने का है। लेकिन मुझे यदि लोगों के बीच में जाकर जन जागरण के लिए अलग जगाना पड़ रहा है तो इसके मायने हैं कि कुछ ना कुछ चीजें गलत हो रही है। इसलिए मुझे एक कदम आगे बढ़ के काम करने चला। नहीं तो मैं बहुत सुखी हूँ, दिल्ली में हूँ, अपने ऑफिस में हूँ, गाड़ी से घर आता हूँ, यूट्यूब पे बोलता हूँ, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। मैं भी कहीं घूमने जा सकता हूँ, मैं भी यूरोप के ट्रिप पे जा सकता हूँ। कहीं देखता हूँ मैं पत्रकार छापते हैं कि हम आज लंदन में थे, आप थेम्स नदी में थे, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन लगा नहीं। देश के आज़ादी के समय अंग्रेजों से लड़ने वाले लोगों में कई लोग ऐसे थे जो पत्रकारिता से गए थे। महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक तक एक लंबी फेरिस्त है जो पत्रकारिता से उठ के प्रबोधन पे आना पड़ा, क्योंकि उन्हें किसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ना था। वो जिस साम्राज्य पे कभी सूर्य अस्त नहीं हो रहा था, उस साम्राज्य को यदि ग्रहण लगा तो इस भारत की भूमि में लगाया कि वो क्रांतिकारी भूमि है। इसके बाद यदि कोई एक राहु और आ जाए कि विपक्ष कमजोर है, बटा हुआ विपक्ष और मगरूर सत्ता पक्ष, इसके बीच में पीसता है आम आदमी। और उस आम आदमी की सूद किसको है? माफ कीजिएगा, हमारे आपके विधायक भी यहाँ पे आमदार साहब, माफ कीजिएगा कुछ आपको कड़वी बात लगी तो, लेकिन आप लोगों के भाषण में क्या होता है? अंतिम व्यक्ति, किसान, शाहू महाराज, फुले, आंबेडकर, ये शब्द बोलने वाले नेताओं को उस शब्द के अर्थ भी पता है कि नहीं, ये पता नहीं। कई बार तो मुझे लगता है कि यदि किसी नेता को जाके स्टेज पे पूछो कि किस फूले की बात कर रहा है तू, तो गलती से वो नीलू फूले नहीं बोल दे।
क्योंकि उसका नॉलेज ही उतना है। लेकिन तब भी मराठी होने पे गर्व होता था, महाराष्ट्रियन होने पे गर्व होता था, क्योंकि महाराष्ट्र के राजनेता में इतनी प्रगल्भता थी। मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे। और उस समय मैंने गोपीनाथ मुंडे और विलासराव देशमुख तक का देखा है कि एक स्टेज पे दोनों मिलके क्या पब्लिक को हंसाते थे और क्या उनकी बात सुनना मतलब अपने आप में एक मेजबानी थी। लेकिन अभी क्या हो गया हमारे नेताओं को, कान के नीचे बजाऊंगा, इतने खोखे दिए थे, जूते से मारूंगा, पैरों के नीचे रोन दूंगा, ये शब्द हमारे नेताओं के हैं और हम उन्हें बार बार क्यों विधानसभा भेजते हैं, ये सवाल पूछने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। वैसे तो मेरा प्रबोधन ही मैं साष्टांग दंडवत से करता हूं, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद, 2024 के नतीजों के बाद, खासकर मैं जब भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जा रहा हूं तो हर सभा में जाके कहता हूं कि यहाँ के मतदाताओं को मेरा साष्टांग दंडवत। यह हैसियत है इस महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की जनता की। मैं आपको भी नमन करता हूं कि आपने भी लोकसभा के चुनाव में ऐसा मतदान किया कि लोगों को आईना दिखा दिया कि तू ढोकला है और खाकरा है, अपने प्लेट में लेके खा, गलती से उस ढोकले को साउजी के रस्से में डुबाएगा तो 4 दिन तक याद रखेगा साउजी क्या है। ये विदर्भ की जनता ने दिखा दिया, ये महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में मेरे इतने मित्र नहीं होंगे जितने बीजेपी में हैं। मेरा वक्तव्य, ये मेरा अलग जगाना, मेरा जन जागरण के लिए आपके बीच में आना, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये उस तानाशाही वृत्ति के खिलाफ आवाज उठानी होगी जो इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए तुला हुआ है। वो कव्वालों की टोली है। आपने कव्वालियां सुनी होगी जिसमें 2 गाते हैं और बाकी ताली बजाते हैं। वही हमारे आजकल दिल्ली में हो रहा है। 2 लोग गा रहे हैं और बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य ताली बजा रहे हैं। उन्हें ये तक पता नहीं कि उनके मंत्रिमंडल में, उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये दोनों कर रहे हैं। दोनों करें, मुझे उसमें भी खुशी है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे मोदी जी, मुझे बहुत खुशी होती है। निकालिए विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारी लोगों को अंदर करिए। आज आप सारे विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को अंदर करोगे, जब ये लोग आएंगे तब आपके भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे। कुल मिला के इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। और ये स्थिति जो है ये मुझे भी अच्छी लगती है। क्यों नहीं लगेगी? यदि भ्रष्टाचार मिटता है, ऐसा मिटे या वैसा मिटे, भ्रष्टाचार मिटने से मतलब है। लेकिन ये बड़ी अजीब भ्रष्टाचार की लड़ाई है। पहले किसी राजनीतिक दल को पकड़ो, उसमें से भ्रष्टाचारी निकालो, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा करो और फिर उनको भाजपा की सदस्यता दो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में एक भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ बनाया और उसका अध्यक्ष पद अजीत दादा को देने को तैयार थे, लेकिन अजीत दादा बोले अभी थोड़े दिन रुको, मैं घड़ी के साथ चलता हूं, इस चुनाव के बाद शायद वो कमल के साथ चले जाएंगे। जिस अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री कहता है कि 70,000 करोड़ का घोटाला, 25,000 करोड़ का घोटाला, बैंक का 70,000 का सिंचाई घोटाला, और नेशनल एनसीपी ये नेशनल करप्ट पार्टी है। मेरे देश के प्रधानमंत्री इतने नीचे गिरे हुए इंसान तो नहीं कि जिनके ऊपर मैं विश्वास नहीं रखूं। कैसे भी हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री हो, मैं उन पर विश्वास रखता हूं। और जब मैं उस प्रधानमंत्री पे विश्वास रखता हूं और मैं ताली बजाता हूं, मन ही मन में दुआ देता हूं कि यह आदमी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है, भले ही कांग्रेसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, एनसीपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, भ्रष्टाचारियों को तो अंदर करेगा। अरे 3 दिन बाद वही दादा उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। समझ में नहीं आता क्या हुआ। और उसके बाद अजीत पवार का स्वागत करते हैं अमित शाह पूना में, और एक फूल का बुके देते हुए कहते हैं कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए। लोग ताजुब हो गए। मैं एक टेलीविजन चैनल पे था, एंकर ने मेरी तरफ देखा, बोला अशोक जी इसके मायने क्या है कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए। मैं भी सर खुजा रहा था। मैंने बोला पहले तो दादा की जरूरत भी नहीं थी, दादा तो करप्ट थे, भ्रष्टाचार के महामेरू थे,
अब दादा की जरूरत क्यों पड़ी? फिर मैंने थोड़ा सोचा और फिर थोड़ा बुद्धि में प्रकाश हुआ। मैंने बोला अब मुझे समझ में आ गया क्यों कहे। मैंने बोला नोटबंदी के पहले मध्य हवा में गायब हो गए। उस 1600 करोड़ रुपए का गबन जिस बैंक में हुआ, उस बैंक के डायरेक्टर आदरणीय अमित शाह जी थे। तो अमित शाह जी को लगा, एक होता है ना आदमी को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आता है, कमीपना लगता है। उनको लगा कि मैं देश पे राज करता हूं, मैं अमित शाह हूं, इस देश का गृह मंत्री हूं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़ी रहती है, मैं इतना ताकतवर आदमी लेकिन 1600 करोड़ ही कर पाया और अजीत दादा 70,000 करोड़ कर पाया। इसीलिए उन्होंने कहा कि दादा पहले मिलते तो हम भी 70 करते हैं। मैंने बोला ये ट्यूशन के लिए फैकल्टी उठा रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं, आप हमको सिखाइए। हेमंत बिस्व शर्मा जिसके लिए आसाम की विधानसभा 3 सप्ताह तक बंद रखी बीजेपी वालों ने और लगातार जिसका इस्तीफा मांग रहे थे, हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, मेरे को बैठने को नहीं बुला। हमने राहुल जी को पूछा, जब राहुल जी की व्यक्तिगत बात हुई, बोले एक जिज्ञासा है मुझे। बोला किस बात की? मैंने बोला वो हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि आपने कुत्ते को बिस्किट खिलाया लेकिन उसको बैठने को नहीं कहा। बोले बिल्कुल नहीं कहा, सही कह रहा था वो। मैंने आपको अच्छा लगता है कि एक मंत्री आपके राज्य का आता है और आप उसको बैठने को नहीं बोलते हो? बोले उससे करप्ट इंसान मैंने नहीं देखा, ऐसे भ्रष्टाचारियों को मैं मेरे साथ नहीं बिठा सकता, उससे कुत्ते वफादार होते हैं, इसलिए मैंने कुत्ते को बिस्किट दिया और उसको बैठने को नहीं किया। मैंने क्या गलत किया? बोले आप लोग तो ढोल बजाते हो, मैंने हेमंत बिस्व शर्मा को बिठाया होता तो राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों को बिठाता है, नहीं बैठने दिया तो राहुल गांधी भ्रष्टाचार अपमान करता है। उस भ्रष्टाचारियों को किसने मुख्यमंत्री बनाया? भाजपा ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी तय करे उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है या भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड स्थापित करने हैं, ये तय करें। और रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है हमारे देश में भ्रष्टाचार। मुझे कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिखता। 2014 तक जिस देश के ऊपर 54 लाख करोड़ कर्जा था, ऐसा क्या हो गया कि 2024 में वो कर्जा 210 लाख करोड़ हो गया है? क्या किसानों के पास पैसा आया है? क्या किसानों की स्थिति आपको मालूम है क्या है? कर्नाटक में आज किसान खेत नए कपास के रेट खुल गए हैं, 5,000 रुपए क्विंटल का रेट है। कौन किसान है जो 5,000 रुपए क्विंटल में कपास बेच के 1.5 गुना प्रॉफिट कमाएगा? मैं कई मंचों से आह्वान करता हूं, और जब हम मोदी जी के खिलाफ या जब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट को घेरते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी यहाँ भाजपा के नेता है उनको तकलीफ होती है, वो मोदी और अमित शाह के संरक्षण में आ जाते हैं। मैं बावनकुळे और देवेंद्र फडणवीस में नाम लेने के लिए थोड़ा बदनाम हूं। मैं इन दोनों को आज ऑफर करता हूं, चैलेंज करता हूं, और इस तमिलनाडु की जनता इसके लिए गवाह होगी। मेरी पुश्तैनी जमीन है 8 एकड़ गांव में, मैं 8 एकड़ उनके नाम करने को तैयार हूं। सिर्फ मुझे वो बता दे कि कौन सी फसल उगाना चाहते हैं, वो फसल उगाए, वो बेचे मार्केट में, और मुझे बता दे कि वो 1.5 गुना प्रॉफिट में है। अरे इस देश का किसान अकेला किसान है जो धंधा नहीं करता। नागपुर ज्यादा दूर नहीं है, नागपुर में टाटा की इंप्रेस मिल थी। क्या हुआ? नागपुर में टाटा ने इंप्रेस मिल बंद क्यों की? इसलिए कि घाटे में चल रही थी। टाटा की बाकी सारी कंपनियां इतनी प्रॉफिट में चल रही है कि इंप्रेस मिल के तमाम कर्मचारियों को और कामगारों को घर बैठ के तनख्वाह दे सकता है। 100 साल तक इतना पैसा रतन टाटा की बाकी कंपनियां कमाती है। लेकिन वो बिजनेसमैन है, जो कंपनी घाटे में है वो बंद, जो कंपनी प्रॉफिट में है उसका दोहन शुरू। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जिस दिन इस देश का किसान घाटा और नुकसान और फायदा सोचने लगेगा, क्या इस देश का कोई भी इंसान रोटी खा पाएगा? मैं तमाम नेताओं को सवाल पूछता हूं, अनाज उगाना बंद कर दे, 1 साल की स्ट्राइक कर दे, तो क्या प्रधानमंत्री 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में दे पाएगा? क्या ये घर से अनाज उगा के देते हैं? कहां से लाते हैं ये अनाज?
और जिससे अनाज लेते हो उसको कहते हो कि हमने 1.5 गुना तुमको दिया। अरे किसने कैलकुलेशन किया? अरे कौन से कॉलेज में पढ़ा है तू? कौन सा मैथमेटिक्स है, कौन सा गणित है, बताए जरा आके। कौन सी फसल जो एमएसपी आपने दी है उस एमएसपी के अनुसार किसान अपने घर में कुछ लेके जाता है? अडानी सेठ के लिए इंपोर्ट खोल दिया और तो तेल लेके आ गया। जब वहां का सस्ता तेल बाहर से आएगा तो मेरे किसान का सोयाबीन कौन लेगा? क्योंकि इनको अडानी की ज्यादा चिंता है किसानों के लिए। यूं ही नहीं हमारे मोदी जी ने कह दिया था, जब मलिक साहब ने उनको पूछा ये 3 कानून वापस लो, 700 किसान मर गए हैं, तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? मेरे को क्या मतलब है? सही कहा उन्होंने, जीवन में पहली बार तो सच बोला है। नहीं तो जब भी मुंह खोलते झूठ बोलने के लिए ही खोलते हैं। सच बोला है कि मेरे को क्या, मेरे लिए मरे क्या, क्योंकि ये अडानी के लिए मरते हैं। इसको कोई मतलब नहीं है कौन किसके लिए मरे। आज महाराष्ट्र में 6 किसान एवरेज है, एक दिन के 6 किसान करता है। सरकार है, 10 बार जूते पड़ने के बाद भी नेता फिर भी हंसते हुए आता है। मोदी जी को 240 पे लोगों ने ले आए, ये करारी हार थी। उनको तो सही मायने में 180 ही मिले थे। चुनाव आयोग की मशीनों ने 60 एक्स्ट्रा दिए। हमारे देश में रिकॉर्ड है, ऐसे 80 जगह पे 80 लोकसभा सीटों पे ये खेल हुआ जहां पर जितना वोट गिरा उससे ज्यादा गिना गया। अजब है, जब से मोदी जी आए हैं गणित के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जितने मशीन में वोट डाले उससे ज्यादा निकले। पता नहीं कहां से निकलते हैं। ऐसे 79 सीट से 79 सीट, त्याच्यापैकी 60 सीट बीजेपीला भेटल्या। 240 में से 60 निकालो, 180 की औकात है इनकी। जो आदमी पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी कर रहा था, चुनाव जीतते से एनडीए की जीत, गिर भी शर्म करे, इतने जल्दी रंग बदलने वाले लोग हैं। वो शातिर बदमाश, वो पेतरा बदलता है। उसको पता पड़ा कि अब नहीं बिकेगा ब्रांड ने मोदी, उसको पता पड़ा कि अब मेरा झूठ नहीं चलेगा। अब उसने नया शगुफा छोड़ा, लाडली बहना। ये तो अच्छा हुआ एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई और इसके बाद महिलाएं अपने प्रदेश में दिखने लगी। एकाएक भाई का प्रेम उमड़ आया। लाडली बहना दे 1500, लाडली बहना दे 3000। अब ये पैसा अपने घर से नहीं ला रहे। आपको लगता है ये पैसा अपने घर से दे रहे हैं? एकनाथ शिंदे टेम्पो चलाते थे, सेकंड हैंड टेम्पो बेच भी देगा तो कितना पैसा इकट्ठा करेगा? 4 बहनों का भी पैसा नहीं दे पाएगा। दूसरे अजित पवार हैं। अजित पवार ने तो पहले मंत्रिमंडल में बोल दिया गुलाबराव पाटिल को, मैं मेरी खेती बेच के पैसा दूंगा नहीं। इसका मतलब वो अकाउंट बंद। तीसरे हमारे उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री थे उप मुख्यमंत्री हो गए देवेंद्र फडणवीस जी, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि विरोधक का आदमी जरा बड़बोलापन होता है, थोड़ा ज्यादा उचकाओ तो हो सकता है कि ज्यादा उचकाने पे बोल देगा कि अरे तू क्या समझता है अशोक वानखेड़े, ये दिए मैंने मेरे पॉकेट से पैसे। और देवेंद्र फडणवीस देते भी, मैं इस बारे में जानता हूँ। लेकिन हर आदमी किसी ना किसी से उधार लेता है। मैं पत्रकार हूँ, कई बार मेरे पे भी टाइम आता है, तो हमारे भी 2-4 दिल्ली में दोस्त थे, उसको फोन करके बोलते कि यार जरा 50,000 रुपये चाहिए थे 2 महीने के लिए, तो वो दे देता है। नितिन गडकरी ने कहा कि लाडली बहना का पैसा लाओगे कहां से? तुरंत फडणवीस बोल गए, बोले नहीं वो तो ऐसे ही बोलते हैं, हमने प्रोविजन किया था। आपने 2 मंजिला घर बनाया और एकाएक सुबह उठ के तय कर लिया कि मैं तीसरा कमरा और बनाऊंगा। यदि आपने तीसरा कमरा बनाया तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके बजट में नहीं है। हमारे यहाँ हम बच्ची की शादी करते हैं तो बजट में करते हैं। हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग डालना हो तो घर में पिता मोटरसाइकिल नहीं खरीदता। इनको शर्म नहीं आती है कि अपनी बहनों को भी खरीद रहे हैं। और मैं ये कहता हूं ये खरीदना है, ये वोट खरीद रहे हैं आप। लेकिन ये जिजाऊ की भूमि है,
जिस झांसी के रानी का हम नाम लेते हैं उसकी जन्मभूमि महाराष्ट्र रह चुकी है। वहां की बहनें तुम्हारे इस लॉलीपॉप में आने वाली नहीं। मैं पिछली बार चंद्रपुर से जब निकला पांडर कौड़ा ऐसा ही हमारे विचार मंच के लिए, तो रास्ते में मैंने गाड़ी रोकी। कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही थी तो मैं गया, उनको लगा कि पानी वानी चाहिए उनको, तो बोले बाबू पाणी पाहिजे का? मैंने नाही मावची असंच भेटायला आलो. मला कसं चाललं? ठीक चाललं म्हणे बाबू. मला काय भाई म्हणजे सोयाबीन लावला म्हणे. मला असं मला काय 3000 रुपये आले बँकेत? हो आले म्हणे. आता मला आता 1500 पुन्हा येणार आहे म्हणे. हो म्हणते तर बा येतीलही म्हणे. मला मग काय आता मस्तच मस्त सरकार चांगलं काम करून राहिलं. ज्या बाईला मी बोललो ती तर काही बोलली नाही, पण दुसरी मावशी अंगावरच आली. काय होते रे म्हणे 1500 रुपयात? महागाई माहित आहे का? तुरीची डाळीचे भाव काय झाले म्हणे? जरा महागाई पहा तुम्हाला कळलं म्हणे काय होय ते. 1500 रुपये करते त्याचं आम्हाला लय लुटून दिलं म्हणे त्यानं. 1500 रुपयात काही होत नाही. 2 वर्षापासून सोयाबीन घरी पडून आहे म्हणे. त्या सोयाबीनले भाव भेटला तर आम्हाला 1500 रुपये आम्ही ठोकर मारतो म्हणे या पैशाले. ही वस्तुस्थिती आहे या देशातली. आज दिवाळी डोळ्यासमोर आहे. 15-20 दिवसांनी आपण दिवाळी करू. बैठे हुए तमाम मेरे भाई दिल पे हाथ रख के कहे कि क्या दिवाली मना पाओगे? ऑर्डर पे इस महंगाई में दिवाली मना पाओगे? क्या बच्चों को नए कपड़े ला पाओगे? घर में 4 मिठाइयां बना पाओगे? क्या दिए में डालने के लिए भी तेल ला पाओगे? उन्होंने 50 करोड़ रुपए नहीं, 50 खोखे नहीं लिए हैं. उन्होंने तुम्हारा और मेरा सौदा किया है. हम कोई भेड़ बकरी नहीं कि कोई भी हमें कहीं भी बेच दे. हमें भी आत्मसम्मान है. हमें बताना होगा कि हम बिकाऊ नहीं है. अरे तुम बिकाऊ हो सकते हो. हमने आपको भेजा था हमारी बात करने के लिए. हमने आपको भेजा था हमारा नेता बना के लिए. आप तो वहां बिकाऊ माल बन के बिक रहे थे. यहां हम पानी के लिए तरस रहे हैं. यहां हम धूप में मर रहे हैं. अय्याशी करने जाते हैं लोग. सवाल पूछिए अपने विधायक से. सवाल पूछे. विधायक कैसा भी हो, लेकिन वो होना चाहिए जिससे तुम्हारा सर गर्व से उठे. तुम्हें लगना चाहिए कि मेरा विधायक बिकता नहीं. मेरा विधायक 10 आलोचना झेल सकता है, 10 प्रताड़ना झेल सकता है, 10 कैसे झेल सकता है, लेकिन झुकेगा नहीं. ऐसे मर्द को उठाओगे तो मर्द कहलाओगे. बिकने वाले नामर्दों को भेजोगे तो नामर्द ही कहलाओगे. इस देश में, इस महाराष्ट्र में इतना कर्जा हो जाएगा. मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं. हमारी स्थिति लंका जैसी होने में टाइम नहीं लगेगा. लंका छोटा देश है, संभल लिया. हम उपमहाद्वीप है, किसी के बाप को नहीं संभला जाएगा या गृह युद्ध हो जाएगा. एक समय आएगा कि आदमी पूछेगा कि जब खाने को ही नहीं, बच्चे भूखे मर रहे, तो मैं क्या करूं? घुस जाएगा दूसरे के घर में, लूट खिलाएगा. क्योंकि सरकार कब हाथ ऊपर कर देगी पता नहीं. प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर बनो. आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि मेरे भरोसे मत रहो, खुद का देख लो. और जब खुद का देखने लगोगे तो रास्ते पे औंधे भी उगेंगे. मैं आगाह करता हूं क्योंकि आप अपने मेरे हो. मेरा तो जिंदगी, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली. हम में से कई लोग 60 के होंगे और 10-20 साल जी लेंगे. आने वाले भविष्य के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, कभी आपने सोचा? ऐसा समय मत आने देना अपने घर वालों में कि आपका पोता श्राद्ध के दिन आपका फोटो निकाल के पूजा करने के बजाय जूते से उस फोटो को मारेगा और बोलेगा कैसा दादा था मेरा, कैसे नेता पैदा किए जिसने आज हमको रास्ते पे कहीं का नहीं छोड़ा. ये लड़ाई जन जागरण की भविष्य के लिए है. ये जन जागरण की लड़ाई मेरी और आपकी नहीं है. हमने तो जिंदगी जी ली, बची हुई जिंदगी भी जी लेंगे. ये एरिया संतरे के लिए जाना जाता है. इस देश का संतरा, आपका संतरा देश में किसने रोका? किसने रोका? मोदी ने रोका. यहाँ का संतरा बांग्लादेश जाता था और यहाँ का संतरा का बागायतदार अपने आप को एक्सपोर्टर कहता था कि मैं निर्यात करता हूं, इस देश के लिए पैसा लाता हूं. संतरे पे निर्यात करने पे 100 रुपए से ज्यादा की ड्यूटी. बांग्लादेश वाले मूर्ख है क्या जो इतना महंगा संतरा खरीदेंगे?
ये सारी चीजें जब सामने आती है, ये नई बातें नहीं बता रहा हूं भाइयों आपको, ये बातें रोज आपको देख रहे हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्तियां थी, हनुमान से ज्यादा बलशाली कोई नहीं था, लेकिन हनुमान के सामने भी हनुमान चालीसा बोलना पड़ती है। हनुमान चालीसा है क्या? हनुमान की आरती नहीं है। हनुमान चालीसा हनुमान जी को बताती है कि तू कितना शक्तिवान है। फिर हनुमान जी को शक्ति का ज्ञान होता था और फिर हनुमान जी वो कार्य करते थे जो रामलला कहते थे। आज इस कलयुग में हनुमान कौन है? हनुमान मेरा मतदाता, मेरे भाई, मेरे जन जागरण करने वाली जनता है। इस जनता के सामने जो मैं बोल रहा हूं, ये जनता की हनुमान चालीसा है। मैं आपको बार बार आपके शक्तियों का इजहार करने पड़ता है मुझे। आने के पहले भविष्य के बारे में सोचिए कि मैं ये 30 सेकंड में बटन दबा के मैं क्या करने जा रहा हूं। एक नामर्द पैदा करने जा रहा हूं, एक बिकाऊ माल भेज रहा हूं, एक ऐसा बैल भेज रहा हूं कि जो सिर्फ मुंडी हिलाता है, या एक मैं मर्द भेज रहा हूं जो ताल ठोक के मुंबई में कहे कि ये मेरा प्रश्न है, इसका जवाब नहीं मिलने पे मैं सरकार चलने नहीं दूंगा। ऐसा मर्द भेजिए। ये आह्वान करने के लिए आया हूं। बोलने के लिए इतने विषय है। सरकार का भ्रष्टाचार, अब ये दो टूंडी सरकार का दोहरा चरित्र कैसा मैंने देखा। एक तो आपने, मतलब मैं भाजपा को बहुत अच्छी पार्टी मानता था, तो मुझे बोलने में परहेज नहीं। मैंने खुशाभाऊ के नेतृत्व में भाजपा देखी, मैंने अटल बिहारी सरकार की सरकार देखी, मैंने आडवाणी जी की सरकार देखी। जो अटल जी को कहा, जब अटल जी चुनाव हार गए तो प्रमोद महाजन जी ने कहा अटल जी को कि हम प्रयास कर सकते हैं सरकार बनाने की, हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं है। तो अटल जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रमोद, जनादेश विपक्ष में बैठने का है, जनादेश का आदर करना सीखो। अटल जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं चिमटे से भी उस सरकार को नहीं छूऊंगा जो सरकार ऐसे दल बदलुओं के साथ होगी। आज उसी का अटल जी का नाम लेने वाले एक ऐसे कुपूत पैदा हो गए कि दूसरे पार्टियां तोड़ के अपनी सरकारें बनाते हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, लोग कहते हैं कि अमित शाह बहुत चाणक्य है। मैंने बोला, अरे जुगाड़ू कहो, चाणक्य काय का भाई? मैं दावा करता हूं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मेरे हाथ के लिए सिर्फ 1 सप्ताह के लिए देते, 7 दिन, सोमवार से अगले सोमवार तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों मेरे पास दे दे, अशोक वानखेड़े के साथ दे दे। मैं नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट को मेरे दरवाजे पे खड़ा कर दूंगा और हाथ जोड़ के चरण छू के माफी मांगेंगे कि हमको जेल नहीं जाना, हमको बचा ले। मुझे क्या करना है? जो मोदी जी करते आए वही करना है। 4 लोगों को बुलाना है, उनसे एप्लीकेशन लिखवाना है कि मैंने फला मंत्री को 50 लाख दिए, मैंने इसको 50 लाख दिए, भाई मेरे पास एफिडेविट है, चल अंदर। अनिल देशमुख अंदर हो गए, आरोप 100 करोड़ का। हमने बोला 100 करोड़ मुंबई में वसूल हो सकते हैं। अब तो नया ट्रेंड चालू हो गया। केदार साहब, आप उससे मुक्त हो, उसके लिए धन्यवाद। कम से कम आपको डायलॉग बाजी नहीं करते फिल्मों की, क्योंकि आप भी दिखने में तो एक हीरो जैसे दिखते हैं। क्योंकि अभी आजकल देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया, देवा जो बोलता है वो करता है, देवा जो बोलता नहीं है वो डेफिनेटली करता है। किसी ने पूछा ये क्या हो गया इसको, मैंने सही कह रहा है। देवा जो बोलता है वो करता है। देवा हमेशा झूठी बोलता है, वैसे ही करता है। और देवा जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। देवा सच कभी नहीं बोलता है, तो डेफिनेटली झूठ बोलता है। देवा भाऊ देव झाले, तर शेवटी आपल्याला हेच म्हणावं लागते, हे देवा, देवा भावाले अक्कल देवा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था ये ऊपर से आया हुआ रोग है, देवेंद्र फडणवीस की गलती नहीं है। ऊपर से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो ऊपर से टपका हूं, मैंने माँ के प्रति पेट में जन्म ही नहीं दिया, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो तुरंत हमारे किसी मित्र ने कहा अरे ऊपर से भेजा, लेकिन भेजा नहीं भेजा, वो भी जरा भेज देता तो अत्याचार तो नहीं होता देश पे। इस देश का सबसे बड़ा एक ऐसा व्यभिचार मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कई राजनीतिक दल इस पे बोल नहीं रहे, क्योंकि हवा में सब नंगे हैं। वो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड।
जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का नग्न सत्य सर्वोच्च न्यायालय ने सबके सामने परोसा, तब प्रधानमंत्री जी ने तुरंत वक्तव्य जारी किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में हम लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे, चंदे की ट्रांसपेरेंसी। इसके पहले इस देश में ऐसे कोई कानून ही नहीं थे। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। मुझे कहने में और शर्म आती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे अभिभावक, हमारे सबके पिता तुल्य होता है प्रधानमंत्री, वो इतना झूठ बोलता है कि अब बच्चों को शर्म आने लगी है। हमारे देश में बहुत बड़े कानून थे, जिस कानून के तहत कोई भी कंपनी 3 साल तक नफा नहीं कमाती तो चंदा नहीं दे सकती, और चंदा देने का लिमिट था। 3 साल लगातार नफा कमाओ और चौथे साल के नफे के 10% ही आप दे सकते हो चंदा। प्रधानमंत्री ने धीरे से वो साइड को हटा दिया। अब जब बॉन्ड आए तो मैं आपको बता दूं, आपको ताज्जुब लगेगा, 33 कंपनियां हैं, 33 कंपनीज। इस 33 कंपनी का कुल घाटा 1 लाख करोड़ है। 33 कंपनियां 1 लाख करोड़ का घाटा। जिन कंपनियों का 1 लाख करोड़ का घाटा है, उन कंपनियों ने 575 करोड़ रुपए दान दिए। उस 575 करोड़ में से 428 करोड़ बीजेपी को दिए। ये कंपनियां शेल कंपनियां थी और रातों रात बनी। चंदा दिया, खूब पैसा इकट्ठा किया और खूब पैसा इकट्ठा करके बैंकों का पैसा खा के, इनका चंदा देके इनसे लाइसेंस लिया कि हम फ्रॉड करेंगे, आप साथ देना। इनका ऐसी दवाइयां हैं कि जो दवाइयां पाउडर निकली, हम हार्ट अटैक के लिए जो दवाई लेते हैं वो पाउडर है। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में ऐसी 10 दवाई कंपनियां हैं जिनके साल में 6-6 बार सैंपल फेल हो गए। सैंपल फेल हो गया, बीजेपी को चंदा दिया, कंपनी चल रही है। इन्होंने चंदा लेके आपका और मेरे जीवन के साथ सौदा किया। और एक चंदे का मैं घिनौना काम बोलता हूं, जब आप भी रोंगटे, आप सोच लीजिए इस बात को, ध्यान में रखिए जो मैं आप किस्सा सुनाने जा रहा हूं। ये किसी की लिखी हुई कहानी नहीं, ये किसी फिल्म का किरदार नहीं। ये इस देश के पास जमीन नहीं, उनको जमीन दी। उस दलित परिवार को 10 एकड़ जमीन मिली। जब जमीन दी तब सरकार ने उनसे एग्रीमेंट किया कि जीवन में जब भी ये जमीन बेचोगे, उससे आने वाले पैसे में से 40% सरकार में जमा कर दोगे। ठीक है, वही हर्ज नहीं, सरकार ने कोई गलत नहीं किया। उसके बाद उस किसान के खेत के आसपास उद्योगीकरण हुआ। वेल्सपन नाम की एक कंपनी आई। उनने किसान को कहा कि 10 एकड़ जमीन हमको चाहिए। किसान ने कहा, माए बाप, जमीन कलेक्टर के ऑफिस से मिलेगी। कलेक्टर के ऑफिस ले गए। कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई गुजरात के कानून के अनुसार। उस कमेटी ने उस 10 एकड़ जमीन का कीमत 76 करोड़ रुपए लगाई। वेल्सपन कंपनी ने कहा कि सर बहुत ज्यादा है, हम नहीं दे पाते। वो वेल्सपन कंपनी वापस चली गई। वह कानून है कि जिस दिन आपका जमीन का रेट निर्धारित हुआ, 1 साल तक वही रेट माना जाएगा। 1 साल के बाद फिर कोई खरीदने आया तो फिर कलेक्टर बैठेगा, नया रेट तय होगा। 1 साल खत्म होने के 1 महीने पहले वेल्सपन कंपनी ने एक डिप्टी कलेक्टर को सेट किया। डिप्टी कलेक्टर ने किसान को अपने घर बुलाया। बोला, तुम किसान हो, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है, बुरा लगता है। उन्होंने बोला, माए बाप क्या करें? बोले, देखो 76 करोड़ तो मिलेंगे नहीं, लेकिन यदि गुजरात सरकार ने तय कर लिया कि जमीन पे उद्योग लगना है तो ये जमीन आपकी जबरन ली जाएगी वापस। हमारी जमीन हम ले लेंगे, कोई हमको गलत नहीं कहेगा। बोला, हाँ ये बात भी है साहब। बोले, तुम जमीन बेचोगे तो हमको 40% दे पाएंगे, लेकिन हमने आपकी जमीन वापस ली तो आपको कुछ देने का तो क्लॉज नहीं है। बोले, नहीं है माए बाप। तो बोले, जो मिलता वो ले लो, मैं सौदा करवा देता हूँ। वो डर गया जमीन जाएगी करके।
74 करोड़ की जमीन, सॉरी 74 करोड़ की जमीन, 74 करोड़ की जमीन 16 करोड़ में वेल्सपन को दी। वो दलित उसमें भी खुश, 16 तो मिल गए, 16 उसके बैंक में चले गए क्योंकि व्हाइट में ट्रांजैक्शन था। अब 16 करोड़ का करेगा क्या? वो तो बैंक में जाके विड्रॉल करने में भी डरता है, उसने कभी 10,000 से ज्यादा की रकम नहीं देखी। 16 करोड़ बैंक में पड़े हैं, वो गरीब अपने घर पे। वो वेल्सपन कंपनी का गेस्ट हाउस था, बीजेपी का जिला अध्यक्ष, वेल्सपन का जनरल मैनेजर, एक डायरेक्टर रोज अपनी गाड़ी भेज के उस दलित को अपने ऑफिस बुलाते थे गेस्ट हाउस शाम को। वो आके नीचे बैठ गया जमीन पे, बोले अरे बाबा ऊपर बैठो, तुम भी करोड़पति हो गए हो, हमारे बराबरी किया हो। साथ बिठाया, 2 दारू के पेग, मटन चिकन खिलाया उसको, बोले अरे तुम हमारे मित्र हो, आया करो। टोटल 8 बार पार्टी हुई। 9वीं बार उसको बताया कि पैसे का क्या हुआ। वो बोला बैंक में है। बोले बैंक में ज्यादा देर रखो मत, इनकम टैक्स आ जाएगी। तो बोले तो सरकार का पैसा है। बोले फिर भी इनकम टैक्स आ जाएगी, अकाउंट जब्त करेगी, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जब जाओगे 4 साल लड़ोगे, फिर पैसा छूटेगा, कोर्ट में लड़ने में 4-5 करोड़ रुपए खर्चा हो जाएंगे, वो पैसे कहाँ से लाओगे? तो बोले तो बाबा बड़ी आफत हो गई, क्या करें? बोले सरकार में ये पैसा लगाओ। तो बोले कैसे? बोले सरकार ने एक बॉन्ड निकाला है जो 5 साल में पैसा डबल करता है, भारत सरकार का बॉन्ड है। उस बापरे को एसबीआई ले गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे 10 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदवाए। बॉन्ड इसने रख लिए वेल्सपन वाले ने, उसके हाथ में रिसीट दे दी। बोले ये 5 साल बाद रिसीट दिखाओगे तो डबल पैसा मिलेगा। वो घर में आया, क्योंकि 16 करोड़ में से 5 करोड़ तो उधर चले गए थे गुजरात गवर्नमेंट को, उसके बाद 1 करोड़ बचा बाकी। अब उसने सोचा चलो 1 करोड़ है, उसी में कुछ जी लेंगे, और ये 10 करोड़ 5 साल बाद 20 करोड़ हो जाएंगे। और खुशी खुशी घर आया, मामला चलता रहा। जब ये सारे नाम छपे तो गुजरात के एक पत्रकार ने देखा कि यार 10 करोड़ का चंदा यहां से कहां से गया, इस छोटे से गांव से। तो उस किसान के घर गया वो, बोले आपने चंदा दिया 10 करोड़ रुपए, किस खुशी में दिया? बोले कौन सा चंदा? हमने तो बॉन्ड खरीदे, दुगने हो जाएंगे 5 साल में। बोले कहाँ है खरीदे? उसने रिसीट देखी। उस पत्रकार ने उसको कहा कि अरे तुमको फंसाया गया, ये वेल्सपन ने वो 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड बीजेपी में जमा किया, क्योंकि बीजेपी के लिस्ट में उस किसान का नाम आया। वो वेल्सपन कंपनी गौतम अडानी की कंपनी है। ये व्यभिचार है। और इससे ज्यादा ये खबर मार्केट में आने के बाद इन बीजेपी वालों को शर्म नहीं आई कि उस किसान के 10 करोड़ रुपए वापस करो। कि वो अंधा कुआं है जिसमें 10 साल पहले किसी ने पत्थर डाला, अभी तक आवाज नहीं आती। पता नहीं कितनी भूख है इनकी। ये पैसे लेके क्या करेंगे? कितना पैसा लगता है चुनाव में, क्या करेंगे पैसे का? वो किसान आज भी लड़ रहा है, उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। ये स्थिति देश में हर राज्य में मैं आपको गिना सकता हूं। जब प्रधानमंत्री दलितों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ वैसा किया। जब प्रधानमंत्री वहां लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां रामलला की सरकार है, जहां पिछले 10 साल से राम राज्य स्थापित है, वहां पे एक दलित एक रामलीला देखने के लिए कुर्सी पे बैठा, पुलिस ने मार मार के अधमरा कर दिया। क्योंकि तू दलित है, तेरी हिम्मत कैसी होगी कुर्सी पे बैठने की? वो दलित घर गया और उसने कर ली, क्योंकि उसको लगा कि देश के 75 साल बाद भी यदि मुझे कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं तो मैं इस जिंदगी में रह के क्या करूंगा। और जब पुलिस को पूछा कि आपने क्यों मारा उसको, जब मीडिया पहुंच गई तो उन्होंने कहा तो रामलीला के बीच में घुस गया था स्टेज पे, उसको स्टेज से नीचे उतारा तो उसको बुरा लग गया तो मर गया। अरे कौन रामलीला चल रही है, अब मैं भाषण कर रहा हूं, जबरदस्ती कोई दलित आके यहाँ बैठ जाएगा, मेरे को ऊपर बैठना है, मेरे को ऊपर बैठना है। वो इज्जतदार आदमी था, इसलिए उसने आत्महत्या की। ये आईना है, ये है इनका सच। यदि हमें इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो उसके पहले महाराष्ट्र को बचाना जरूरी होगा। महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत बड़ा काम किया। नागपुर में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें एक भाषण का विषय था। मैंने बोला 2014 में गुजरात में गिर जाति की गाय होती है, उसने एक बछड़े को जन्म दिया।
हम सब किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। गाय का दूध भी निकालना होता है तो पहले हम उस बछड़े को पिलाते हैं, उसके बाद गाय का दूध निकालता है, क्योंकि वो बछड़ा सर्वप्रिय होता है। देखते देखते बछड़े को 5 साल हो गए, गाय ने दूसरा बछड़ा दिया नहीं तो इसी को प्यार करने लगे। 10 साल हो गए, अब वो बछड़े को सींग फूट गए, काम में लगाने का समय आ गया है। तो 2024 के नतीजों ने इस बैल को, मतलब इस सांड को बैल बनाया। सांड को कैसा बैल बनाते मालूम है ना आपको? ये जो मनमानी कर रहा था, ये जो नंगा नाच नाच रहा था संविधान के नाम से, क्योंकि ये संविधान में विश्वास ही नहीं रखता। जो आदमी संविधान में विश्वास रखता तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णयों को कानून बना के बदलता नहीं। ये अहंकार है, ये अहंकार है 300 पार जाने का, ये अहंकार है लोगों ने प्यार करने का। उस बछड़े को ये समझ में नहीं आया कि वो बछड़ा इसलिए प्यार कर रहा था, उसके सींग फूट गए तो नकेल डालना इस किसान को आता है। ये किसान है, इसने कई सांडों को बैल बनाया है। ये तो एक सांड गुजरात का, इसको कौन नकेल नहीं डालेगा। ऐसे कुछ सांड महाराष्ट्र में भी घूम रहे हैं कि अरे हम पत्थर को भी सिंदूर लगा के पूछते हैं, क्योंकि पत्थर तकलीफ नहीं देता। जिस दिन भगवान तकलीफ देने लगेगा तो भगवान को भी सवाल पूछने लगेंगे, क्योंकि हमारे भगवान सिर्फ सुनते हैं। जिस पत्थर को हम पूछते हैं वो उठ के हमारे सर पे लगने लगेगा तो हम बोलते हैं पत्थर नहीं, इसके पीछे शैतान छुपा है जो अपने आप उठ के उछल के हमारे सर पे लग रहा है। तो ऐसे कई बातें हैं। महाराष्ट्र दिवालिया हो गया है। महाराष्ट्र को बचाने का एक ही रास्ता है, इन लोगों को बाहर निकालिए। नई सरकार आएगी, मैं नहीं चाहता कि नई सरकार आएगी तो कुछ जादू की छड़ी घुमाएगी, लेकिन कम से कम इस दिवालिया होने से बचेगी। महाराष्ट्र जैसा राज्य, जिस राज्य पे हम इतराते थे, आज राज्य बैंकरप्ट हो गया है। ये कहते हैं हम गुजराती को डरते नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि शरद पवार ने विद्रोह किया, शरद पवार ने पार्टी तोड़ी, तो आपने कुछ नहीं कहा, आप शरद पवार के पेरोल हो गए हो क्या? तब मैं सुनाता हूँ, शरद पवार, जो लोग यूट्यूब पे मुझे देखते हैं वो जानते हैं मैं शरद पवार के खिलाफ भी कितना बोला हूँ। लेकिन शरद पवार ने जब पार्टी तोड़ी तो शरद पवार ने दिल्ली के तख्त को ललकारा। ये महाराष्ट्र की भूमि है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी दिल्ली के तख्त को ललकारा था। दिल्ली के तख्तों को ठोकर मार के महाराष्ट्र का निर्माण किया था। शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई होगी। शरद पवार ने कई राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके पुलोद बनाई। क्या अधिकार है इनको छत्रपति का नाम लेने के लिए, जब दिल्ली दरबार में जाके पूछ हिलाते हैं? शर्म आती है कि अजित पवार के पार्टी को टिकट कौन देगा, ये अमित शाह तय करते हैं। तो काय का पवार हो, काय का मराठा? मराठा पैदा होने से नहीं होता, मराठे के गुण लाने होते हैं। और वो मराठे के गुण महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 बलूते बार 12 जातियों प्रतियों में लोगों को निकाले थे। आदिवासी, गौंड, गवार, इन लोगों ने छत्रपति का साथ दिया। इनको भरोसे ही उन्होंने हिंदवी स्वराज की राज स्थापना की। हिंदू स्वराज्य नहीं था, वो हिंदवी स्वराज्य था। मायने समझे हिंदू और हिंदुत्व के। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में 60,000 पठान घुड़सवार था, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में मंदिर बनने के बाद पूछा कि मस्जिद कहाँ होगी, क्योंकि मेरे सिपा सलार जो मुसलमान है वो कहाँ मस्जिद, कौन से मस्जिद में जाएंगे? वो छत्रपति की भूमि है। ये मस्जिद गिराने लगे हैं, ये मस्जिदों पे पर्दा डालते हैं। बोले वो कावड़ लेके जाने वाले लोग मस्जिद को देखेंगे तो जल अपवित्र होता है, मस्जिदों को ढको। मुझे अच्छा होता, चलो मस्जिदों को ही ढको। अरे आने दो कड़वा हिंदू तूफान ने, ये देश उसका भी मुकाबला करेगा। कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया तो कब्रिस्तान वर्सेस शमशान चुनाव करने का प्रयास किया गया। आज मस्जिदों को 10,000 रुपए देते हो, आंध्र प्रदेश में बीजेपी वालों को पूछो किस सर उठा के देते हो। और यदि मस्जिदों को आंध्र प्रदेश में पैसा देते हो तो फिर महाराष्ट्र में देने में क्या शर्म? गोवा में खाई जा सकती है, बाकी जगह गाय गो माता है। हमारे यहाँ तो नया प्रयास चालू हो गया अभी, राजमाता गो माता। म्हशीला काय म्हणायचं? राजमावशी. बैलाला काय म्हणायचं? राजकुमार. काय इथं माणसाने खाले पैसे नाही, लोक उपासानं मरून राहिले, शेतकरी आत्महत्या करून राहिले आणि गाईसाठी 1500 रुपये. महाराष्ट्राचा शेतकरी विचार करत असेल, देवा पुढच्या जन्मी गाय म्हणून जन्माले घाल, चारा तरी भेटते. त्याच्या माणसाने जेवण 2 टाइमचं मुश्किल आहे. गो माता, गो माता. इन्होंने कभी गाय का दूध पिया है? महाराष्ट्राला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. मोदींनी आपल्यावर फार उपकार केले, भाजपाने फार मोठे काम केले. देवेंद्र फडणवीसची पोरं कुठल्या शाळेत शिकतात? इंग्रजी मीडियम. एकनाथ शिंदेची पोरं इंग्रजी मीडियम.
अजित पवारची पोरं कुठे शिकली? इंग्रजी मीडियम. एवढा मराठीचा अभिमान आहे तर मराठी मीडियम मध्ये का नाही शिकले रे बाबा? तुमचे पोरं विदेशात, आमचे पोरं जय बजरंग दल त्रिशूळ घेऊन जायचं. आमच्या पोरांनी कधी शिकावं? शेतकऱ्याच्या पोरांनी कधी शिकावं? ज्या राज्यामध्ये बॅकवर्ड ओबीसीच्या पोरांची, विद्यार्थ्यांची फीज नाही भरली, पोराची फी भरायला पैसे नाही आणि गाईले 1500 रुपये देतो म्हणते, बहिणीले 1500 रुपये देतो म्हणते. अरे ये बहनें, ये तुमने महिलाएं देखी होगी जिसका बेटा नौकरी के लिए तरस रहा है, जिसका पति आत्महत्या कर रहा है और वो 1500 रुपए लेके नाच रही है. ये महिलाएं माफ करना, ये इनके घर में होगी, मेरे और आपके घर में नहीं है. मेरे घर की आज भी बहन और मेरी माँ अपने बेटे के लिए चिंतित है, अपने पति के लिए चिंतित है. वो देखती है कि इस बार भी सोयाबीन पानी में डूब गया तो अगली बार क्या खाएंगे. वो चिंता आपकी माँ बहनों को नहीं है. इसलिए आपको लगता है कि मैं लाडली बहना बोलूंगा, देवा भाव करूंगा तो मेरा काम होगा. अब इनका भाव करने का टाइम आ गया है. आपके वेदनाओं को शब्द देता हो जो आपका अपना भाई, बेटा, साथी बन के खड़ा हो. ऐसे लोगों को मत बिठाइए जो बिकने के लिए जाते हैं. यहाँ चुनाव के पहले चंदा लेके खर्चा करेंगे, वो खाएंगे, उसके बाद वहां जाके अपना सौदा करेंगे. बिकाऊ माल को मत भेजिए, अपने को अपमान मत करिए. आने वाले चुनाव है. चुनाव के पहले मैं महाराष्ट्र के कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रहा हूँ. आज सवानेर में आया था सिर्फ इसलिए कि आपको बधाई देने, आपको धन्यवाद देने, आपके सामने साक्षात दंडवत करने. ये साक्षात दंडवत आपके नगरी के लोगों को, भारत के 143 करोड़ लोगों के तरफ से समर्पित है, क्योंकि इस देश के संविधान को, बाबा साहेब आम्बेडकर के उन विचारों को जीवंत रखने के लिए जो योगदान आपने दिया, वो योगदान बहुत अहम है. यहाँ से जो आपने जिसको जिता के भेजा वो हमारे सर आंखों पे. कम से कम हम लोग चलाते थे, मराठी लोग चलाते थे. ये ऑटो रिक्शा गुजराती चला रहा है. 3 पहिए ये है, एक बीजेपी का है, एक एनसीपी का है, एक एकनाथ शिंदे का है, और ऑटो रिक्शा में अमित शाह बैठा है, वो चला रहा है. हर चीज ऑटो में घुसड़ के गुजरात लेके जा रहा है. हमारे उद्योग गुजरात जाते हैं, हम चुप रहते हैं. हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स गुजरात जा रहे हैं, हम चुप रहे हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी थी, क्या उसका बदला ये ले रहे हैं? और यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का बदला लेने का प्रयास करेंगे तो ये उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है. ये वही खून दौड़ रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का. अरे 1 बार 2 बार उन्होंने सूरत लूटी थी, गुजरात लूटने में समय नहीं लगेगा हमको. और गुजरात को भिखारी करना होगा तो इन दोनों को यहाँ से भेजना होगा. गुजरातियों के सामने रोज 24 घंटे गरबा करने वाले इन लोगों को, इन महाराष्ट्र के नेताओं को, इन नामर्दों को, इन बेशरमों को, जिनको महाराष्ट्र की अस्मिता की जरा भी नहीं पड़ी है, इन लोगों को घर भेजने का समय आ गया है. और ये लोग आप कर सकते हो. आप अकेले नहीं हो, सब मिलकर मुट्ठी बांधोगे तो एकजुट हो जाओगे. एक एक आमदार तय करेगा महाराष्ट्र का भविष्य. महाराष्ट्र जो इतिहास लिखने जा रहा है मैं आपको याद दिलाऊंगा. और एक दिन आप याद करोगे इस बात को. इस महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे इस देश की दशा तय करेंगे. इस महाराष्ट्र के नतीजे तय करेंगे तो गुजराती रहेंगे कि नहीं रहेंगे. इस महाराष्ट्र की नतीजे तय करेंगे कि महाराष्ट्र सर उठा के जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा. और यदि महाराष्ट्र इसमें फेल हो गया तो हम बम्बई खो देंगे. महाराष्ट्र में अराजकता होगी, महाराष्ट्र का किसान मरेगा. तब तो दिल्ली कहता है, फिर फडणवीस भी कहेगा मेरे लिए मरे क्या. अपने आप को गाली मत दिलवाओ, आत्मसम्मान जगाओ. यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे, इसको प्रयास करो शेयर करने के, आपस में मिलने के. ये विचारों को ये एक जोड़ मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ. सबके बीच में लेके जाइए, सब लोगों के सामने जाइए. आज गरीबों की स्थिति नहीं, आज मैं आपको बता रहा हूँ मिडिल क्लास की भी स्थिति है. मैं भी एक मिडिल क्लास का इंसान हूँ. आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे मालूम है खर्चे कितने हैं. क्या करें, 2 ही दिए लगाए. ये मिडिल क्लास जो सेक्टर है ना, ये दोनों तरफ से पिस रहा है. मिडिल क्लास आदमी किसी को मांग सकता है, घर में आधा पेट काट के 4 दिए लगाएगा, क्योंकि घर के सामने दिए लगना जरूरी है. दिवाली मन रही है, दिखना जरूरी है. 4 मिठाइयां बना के रखेगा, मिठाइयां आधा किलो ही होगी. कोई गेस्ट आया तो उसको देगा, घर का बच्चा भूखा रहेगा. क्योंकि मिडिल क्लास को दिखाना होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है. उनके वेदनाओं को मैं आज हाथ डाल रहा हूं. मैं जानता हूं सांगताही येत नाही आणि होतही नाही. जाऊन जाणार कुठं. लय अवघड जाखणीचं दुखणं आहे. नुसतं माणूस सोशत राहतो.
पण आता तुम्हाला सुद्धा उठावं लागणार, आपको भी सोचना होगा कि मिडिल क्लास इस दिखावे की जिंदगी में आप अपने आप को बर्बाद मत करिए, वस्तुस्थिति का सामना करिए। और यदि ये आपकी स्थिति है, इसको बदलना है तो निजाम बदलिए। खूप झालं आता, तोडफोड झालं, यांना तसे आपण बोलावलं नव्हतंच, बिन बुलाए मेहमान है, जबरन आके बैठ गए। तू मुख्यमंत्री हो, मी उपमुख्यमंत्री हो, तो आप सतत वाटून घेऊन राहिले। महाराष्ट्र यांच्या 7-12 पुण्याच्या बापाला करून ठेवला होता त्यांच्या नावावर। अरे आम्ही तय करू, तुम्ही काय बनणार? तुम कौन होते हो तय करने वाले कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए अपनी ताकत को समझो, और वो ताकत को समझने के लिए जब बटन दबाने की बात है तो फिर से एक बार आह्वान करता हूं जाने के पहले कि सोच समझ के बटन दबाना। जाती पाती धर्म, आपल्या गावचा त्या गावचा, माया त्याचा, सोयरा वय ते सगळं विसरा। तुम्हाला और त्रास झाला, कोणी सोला कामाला येत नाही, कोणी जात कामाला येत नाही, कोणी धर्म कामाला येत नाही, कामाला स्वतःच करावं लागते। त्यामुळे निवडणुकीचा काळ खूप लोक प्रलोभन दाखवतील। आपल्या बहिणींना सांगा, हे 1300 रुपये आपल्या खिशातून जाते बरं, या खिशातून त्या खिशात देतात ते। त्यामुळे पैसे कोणी आपल्या घरून देत नाही, म्हणजे पैसे देते त्याला पहिले विचारलं पाहिजे कुठून आणले रे बा। आपल्या घरी जर पोरग 500ची नोट आणून घेतली तर आपले एक ठोकळत मारते, आणि कोणाची चोरलेली आहे, हे रस्त्यात सापडली, कुठे सापडली, वापस कर। मग आपल्याला 1500 रुपये भेटल्यावर त्याच्या थोबाडीत मारा, कुठून आणले रे, कुठून आणले, सापडणार नाही। भाऊ बहिणीला मदत कवा करते, जेव्हा बहीण मदत मागते। पण ऍडव्हान्स मध्ये मदत करणारा भाऊ मी पहिल्यांदा पाहिला। एका बहिणीने भावाला फोन करून विचारलं, म्हणे भाऊ हे 1500 रुपये तुला पाठवले, काय करू याचं? म्हणे ताई सांभाळून ठेव बरं, तू काम करून राहिली ना? म्हणे हो, मी शेतावर जाते काम करायला, तर पैसे जोडून 100 रुपये अजून सोड म्हणे। मग काय करू? म्हणे 1600 होतील ते। म्हणे आता इलेक्ट्रिकचं बिल येईल ना बाई, ते भरासाठी पैसे देऊन राहिलो। आपल्या विदर्भावर केवढा अन्याय आहे। विदर्भात सर्वात जास्त महाग वीज आहे, विदर्भापेक्षा स्वस्त वीज मुंबईला आहे। आणि हे आम्हाला, कारण हे सगळे नरेंद्र मोदीचे चेले ना, ते नालीवर गॅस ठेवून गॅस पडवते म्हणे। असं त्याला नॉलेज आहे मोठं सायन्स। ढगाच्या आड लपलं की म्हणे रडार सापडत नाही म्हणे, नवीन टेक्नॉलॉजी पाहिली काय। ते असेच सगळे लोक आहे अशिक्षित। हे म्हणे की जनरेशन लॉस, म्हणजे इकडून तिकडे वीज पाठवताना जे रस्त्यात नुकसान होते, त्यामुळे महाराष्ट्र विदर्भात वीज महाग। अरे पण म्हटलं वीज तर इथं बनते, मग इथून माझ्या घरी यासाठी वीज स्वस्त झाले पाहिजे, आणि मुंबईला जाताना वीज महाग व्हायला पाहिजे। नाही म्हणे, मुंबईला जाताना जे लॉसेस होते ना, त्याचा पैसा आम्ही विदर्भावाल्यांकडून घेतो। विदर्भवाले मोठे मनाचे लोक, जरा मागितलं तर धोतरे सोडून देते, अशी अवस्था ठेवलेली या देशाने। त्यामुळे कसल्याही प्रलोभनाला करू नका, पेपरमध्ये छापणाऱ्या ऍडव्हर्टाइजमेंटला पाहू नका। आणि हे जे तुम्हाला सांगितलं, हे वेदना तुम्ही, तुरीचे डाळ तूर महाग झाली मी तुम्हाला सांगावं का? शिक्षणात महाग झालंय मी तुम्हाला सांगावं का? मिडल क्लास किती त्रासात आहे मी तुम्हाला सांगावं का? घरी सोयाबीन पडून आहे मी तुम्हाला सांगावं का? हे सगळे तुमचे प्रश्न आहे। मी याला शब्द यासाठी दिले कारण ही हनुमान 40 आहे तुम्हाला जागवण्यासाठी, आणि ती 40 घेऊन मी तुमच्या समोर आलो। तुम्ही माझं 2 शब्द कसे का असे ना ऐकलं। तुम्हाला वाईट वाटलं असेल तर शिवा मला द्यायच्या, चांगलं वाटलं असेल तर धन्यवाद। निर्भय बनो विचार मंचला द्यायचा, आणि निर्भय बनो विचार मंच आपसे वादा करता है कि डरना मत, डर के आगे जीत है। इनके बाप की हिम्मत नहीं, जो डराता है वो सबसे डरपोक होता है, ध्यान रखिएगा। कुत्र पाठीमागे लागते, जरा थाप करून पाय आपटला की कुत्र पळते। त्यामुळं निर्भय होऊन मतदान करा, विवेकाने मतदान करा, या महाराष्ट्राला वाचवायला मतदान करा, पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी मतदान करा, या देशाला वाचवण्यासाठी मतदान करा। कारण पूर्ण देश महाराष्ट्राकडे टकटकी लावून पाहिलं जातं।
मी कुठल्याही प्रदेशात जातो तिथे पत्रकार जेव्हा भेटतात तेव्हा विचारतात अशोक जी महाराष्ट्र में क्या होगा, ये वापस तो नहीं आएंगे ना। वो डर है, वो दिखा दो एक बार कि हम जो हमने लोकसभा में किया वो यूं ही नहीं था। लोकसभा में अंगड़ाई थी, अब विधानसभा में लड़ाई है और इसके नतीजे सामने आएंगे। इस आशा के साथ नवरात्र की आपको शुभकामनाएं, आने वाले दिवाली दशहरे की शुभकामनाएं। ये दिवाली कैसी भी मना लीजिए, अगली दिवाली हमारी होगी क्योंकि इनका दिवाला हम निकालने जा रहे हैं। धन्यवाद।